तक हौसला की वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठियो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉरसेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल के एक स्पेशल टॉपिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन बना के लाता है। और टॉपिक का नाम है ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब कैसे इंट्यूबेट करते हैं, कितने टाइप के एंडोट्रैकियल ट्यूब होती हैं, क्या क्या असेसमेंट किए जाते हैं ईटी डालने से पहले, और कितने क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, इन सभी के बारे में आज डिटेल में इस लेक्चर में 1 to 1 डिस्कस करेंगे मेरे यानी विकास के साथ। चलते हैं तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, ईटी का मतलब होता है एंडोट्रैकियल। ट्रैकिया बेसिकली सबको, आप सभी को पता होगा कि ट्रैकिया क्या होती है। ट्रैकिया, जिसको अपन विंड पाइप भी बोलते हैं, ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन में एक पैसेज का काम करती है, यानी ट्रैकिया के थ्रू ही एयर लंग्स के टर्मिनल एंड तक पहुंचती है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट ट्रैकिया के अंदर एक ट्यूब डालेंगे और अप्रोच करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पेटेंट करने की, मेंटेन करने की। तो ये सब पढ़ेंगे आज अपन इस एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। और इंट्यूबेशन क्या होता है? इंट्यूबेशन होता है प्रोसेस, और ये प्रोसेस होता है ईटी को डालने का। तो इंट्यूबेशन रहने वाला है प्रोसेस और ईटी रहने वाली है ट्रेकिया में डालने वाली ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि अगर कंसाइज फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बताएं तो व्हाट इज द एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। तो बेसिकली इट्स द इंसर्शन, इंसर्शन यानी अंदर डालना, इंसर्शन ऑफ ट्यूब थ्रू माउथ एंड नोज। तो माउथ और नोज दोनों के थ्रू ही अपन ट्रैकिया में ट्यूब डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है टाइम, कि कितने टाइम तक अपन इस ट्यूब को डालेंगे। यानी अगर किसी भी कंडीशन में रेस्पिरेटरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब चाहे वो नेजल्स के थ्रू डालें या अपन ओरल के थ्रू डालें, तो दोनों ही कंडीशन में कितने टाइम तक इस ट्यूब की हेल्प से अपन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को फंक्शन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम रहने वाला है 10 to 14 डेज। तो 10 to 14 डेज के लिए ही ईटी जो होती है वो प्रिस्क्राइब्ड होती है, सजेस्टेड होती है। अगर 14 डेज के ऊपर अगर अपने को रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करना है या पेटेंट करना है, तो उस कंडीशन में अपन टेम्पररी सॉल्यूशन यानी ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो 10 to 14 डेज तक अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करना है, तो अपन जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज पेस्ट किया है, अपन ट्रैकिया के थ्रू एक ट्यूब डालने वाले हैं लंग्स के अंदर, जो कैरिना पॉइंट, जो बाइफर्केशन होता है ट्रैकिया का, वहां से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर तक डलती है और ये लंग्स में वेंटिलेशन का काम करती है। तो अब इंडिकेशन क्या होंगे, किन परिस्थितियों में अपन इस ट्यूब को डालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रैकिया और लंग्स एक पैसेज वे है ट्रैकिया, तो इसमें डलने वाली कोई भी ट्यूब जो है वो सपोर्ट करेगी वेंटिलेशन को। तो इंडिकेशन क्या होगा, फॉर सपोर्टिंग वेंटिलेशन। अपन वेंटिलेशन को क्या करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। किन कंडीशन में, तो इसके लिए 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज द इंटेंशनल, यानी कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें अपने द्वारा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करना है, वेंटिलेशन की रिक्वायर्ड पड़ती है। और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, कोई भी सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं, तो किसी भी सर्जिकल प्रोसेस, स्पेशली जो कि जनरल एनेस्थीसिया यानी जीए के अंडर हुआ है, किसके अंडर, जनरल एनेस्थीसिया। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो होता है उसका रेस्पिरेटरी सिम्टम जो होता है कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ईटी इंट्यूबेशन का काम करते हैं किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के अंडर में जो कि जनरल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में किया गया हो। सेकंड अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की, कि ऐसी और कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें टीटी या ईटी डालने की बेसिकली जरूरत पड़ती है।
तो मोटा मोटी अगर बात करें तो ये होती है रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी किसी भी कंडीशन से अगर रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में अपन इंट्यूबेट करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी एयरवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी नेजल से लेके ट्रेकिया तक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर अपन ट्यूब इंसर्ट करके वेंटिलेशन को अचीव करेंगे। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट की कॉन्शियसनेस लूज हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी अपन रेस्पिरेटरी फंक्शन को पेटेंट मेंटेन करने के लिए इंट्यूबेशन का काम करेंगे। तो ये दो कंडीशन होती है यहाँ पे। फर्स्ट इज द सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर अपन ईटी इंट्यूबेशन का काम करते हैं। पर्पस की अगर बात कर लेते हैं कि ईटी के और क्या क्या पर्पस हैं, तो फर्स्ट इज द मेंटेन पेटेंट एयरवे। एयरवे को क्या रखना है? पेटेंट रखना है। एयरवे को एयर के पासेस के लिए खुला रखना है, तो बेसिकली ओपन रखना, अनऑब्स्ट्रक्टिकल रखना, दैट इज द नॉन एज द पेटेंट एयरवे। सेकंड इसका जो फंक्शन पर्पस है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि सभी को पता है। थर्ड इज एयरवे सक्शनिंग, अगर एयरवे में म्यूकस स्टक हो चुका है और कोई फ्लूइड गया है तो उन सब के सक्शन में भी ईटी के थ्रू अपन या इंट्यूबेशन ट्यूब के थ्रू अपन अप्रोच करते हैं और सक्शनिंग में वो हेल्प करती है। और फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू गिव द एनेस्थीसिया और ड्रग्स, कई सारी ड्रग्स भी डायरेक्ट लंग्स के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं ईटी के थ्रू, और कई सारे वेपोराइज्ड एनेस्थीसिया गैसेस भी जो है वो ईटी के थ्रू अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं एनेस्थेटिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए। अब ये पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट ये पूछा गया है कि मेथड ऑफ O2 एडमिनिस्ट्रेशन यूज इन सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करना है वो है न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन SRD कंडीशन में, यानी सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दो कंडीशन होती हैं, फर्स्ट इज द सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सेकंड वन इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये दोनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं। क्या इनमें डिफरेंस है ये आज अपने टॉपिक का पार्ट नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इस कंडीशन में आप किस तरह से मैकेनिकल वेंटिलेशन या पेशेंट को O2 एडमिनिस्ट्रेशन अचीव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ चॉइस अगर पूछ ले तो इसका फर्स्ट मेथड होता है ईटी के थ्रू, एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू अपन न्यूबॉर्न में SRD कंडीशन यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में वेंटिलेशन को अचीव करते हैं। सेकंड अगर चॉइस पूछे तो इसका आंसर है हुड ऑक्सीजन मेथड। हुड के थ्रू अपन पेशेंट में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये होता है हुड। देख सकते हैं आप पूरा फेस और आप बॉडी तक कवर होती है, तो इसको अपन बोलते हैं O2 हुड। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे न्यूबॉर्न के अंदर जिसमें सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो चुका है वेंटिलेशन को अचीव करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ चॉइस जो रहने वाला है वो रहने वाला है एंडोट्रैकियल ट्यूब यानी ईटी ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप की होती है ईटी ट्यूब? तो पहले ही अपन डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं, आइदर इट्स एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द नेजल रूट और ओरल रूट। तो इसी के अनुसार जो है, इसी के डिपेंडेंट के अनुसार दो तरह की ईटी देखने को मिलती है। फर्स्ट जो ईटी देखने को मिलती है दैट इज द नेजोट्रैकियल, यानी जो नेजल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है ट्रैकिया के अंदर, और सेकंड वन आती है ओरोट्रैकियल। दोनों की ही इमेज मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। कभी कभार IBQ यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये इस तरह का अगर लूप बनाती है, टर्न बनाती है, तो वो कहलाती है नेजोट्रैकियल, यानी नेजल फ्रैंक्स या नेजल ओपनिंग के थ्रू अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं ट्रैकिया के अंदर। और ये जो सी कर्व होती है इसको अपन ओरोट्रैकियल यानी माउथ के थ्रू ट्रैकिया में एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेसमेंट फॉर इंट्यूबेशन। अब दो कंडीशन अपन ने डिस्कस की है। फर्स्ट, अगर प्लान्ड है यानी एलिवेटेड सर्जरीज जो जीए के अंडर होने वाली है उसमें भी अपने को ईटी डालने की जरूरत पड़ती है, और इमरजेंसी कंडीशन में भी ईटी डालने की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में कब ईटी डालेंगे, कब टीटी करेंगे, इन सबको डिसाइड करने के लिए कुछ प्राइमरी, सिंपल और क्विक असेसमेंट टेक्निक्स यूज ली जाती हैं, जो कि अपने को बताती हैं
हाउ टू ईज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईटी ट्यूब, यानी मोटा मोटी ईटी ट्यूब को डालने में कितनी सुविधा रहने वाली है किसी पेशेंट में, उन सबको अपन क्विकली जांचेंगे ताकि अपन एट द टाइम ऑफ ईटी एडमिनिस्ट्रेशन ये पता कर पाए कि किस साइज की ईटी अपन डालेंगे, कितनी आसानी से ईटी डलेगी। और अगर ईटी डालने में जो अपन असेसमेंट कर रहे हैं, अगर वो सारे असेसमेंट ईटी डालने के अनफेवर में हो जाते हैं तो टीटी के लिए नहीं, ट्रेक्योस्टोमी के लिए भी अपन को इक्विपमेंट बेड साइड प्रिपेयर्ड रखने हैं। तो कौन से वो टेस्ट रहने वाले हैं जो कि बताते हैं कि ईटी को अपन कितनी सुविधा के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द इंसाइजर गैप। इंसाइजर आप सभी को पता है टीथ है, अपर और लोअर इंसाइजर के बीच में जो गैप है उसको अपन कहते हैं इंटर इंसाइजर गैप। तो ये गैप जो होता है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो फिर उस पेशेंट में ईटी डालने में थोड़ी आसानी रहती है, यानी लैरिंगोस्कोप माउथ के अंदर आसानी से एडमिनिस्टर होगा और ईटी जो है वो इजीनेस के साथ एडमिनिस्टर होगी। किस कंडीशन में, जब दोनों ही इंसाइजर टीथ के बीच का गैप 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। तो ये अपन इस तरह के एपरेटस से यहाँ पे चेक करते हैं। इसको आइदर अपन फिंगर ब्रिथ से भी चेक कर सकते हैं, यानी 4 फिंगर अगर एडमिनिस्टर हो रही है कुछ इस तरह से, तो ये भी एक सिंपल और क्विक असेसमेंट है इंसाइजर टीथ के बीच में गैप को असेस करने का। सेकंड अपन असेसमेंट करते हैं मल्लम पट्टी स्कोर, थोड़ा फेमस है और आपने सुना भी होगा। मल्लम पट्टी स्कोर सबसे पहले इसका पर्पस क्या है वो लिख लेते हैं। प्रिडिक्ट, यानी घोषणा करना, पहले से पूर्वानुमान लगाना। प्रिडिक्ट ईज ऑफ ईटी इंटूबेशन, यानी ईटी को इंट्यूबेट करने में कितनी आसानी रहने वाली है, कितना ईज रहने वाला है, इस कंडीशन को चेक किया जाता है मल्लम पट्टी स्कोर के द्वारा। सिंपली पेशेंट को इस तरह से ओरल कैविटी को ओपन करने को कहते हैं और अपन विजुअलाइज करते हैं। तो ये 4 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं अपन, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। फर्स्ट क्लास में सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट और ऊला कंप्लीटली विजिबल होता है और इसको अपन क्लास फर्स्ट कहते हैं। सेकंड में सॉफ्ट पैलेट और ऊला थोड़ा कम विजिबल होता है। थर्ड पैलेट में सॉफ्ट पैलेट पूरा गायब हो जाता है और ऊला भी ऑलमोस्ट गायब होता है, दिखाई नहीं देता है। और फोर्थ में ऊला और सॉफ्ट पैलेट दोनों ही विजिबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। और क्लास थर्ड और फोर्थ में जो है वो डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन देखने को मिलता है, डिफिकल्ट फॉर इंट्यूबेशन, यानी ये दोनों क्लास जो है वो ऐसे पेशेंट जिनमें ये दोनों क्लास की ओरल कैविटी की विजुअलाइजेशन देखने को मिलती है, उन दोनों ही क्लासेस में, यानी थर्ड और फोर्थ क्लास में जो मल्लम पट्टी स्कोर में अपन ने डिवाइड किया है, उनमें ईटी इंट्यूबेशन में थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट इन दोनों ही क्लास में ईटी को डालना कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी रखा जाता है। आगे थर्ड असेसमेंट की अगर बात करें तो दैट इज द थायरोमेंटल डिस्टेंस। थायराइड बोन से मेंटल का कितना डिस्टेंस है इसको अपन चेक करते हैं। तो सिंपली नेक को जो है वो हाइपर एक्सटेंड करेंगे और फिर इन दोनों के बीच के गैप को असेस करेंगे। और ये गैप अगर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये हेल्पफुल रहता है ईटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इससे कम गैप में ईटी को डालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। नेक्स्ट असेसमेंट की अगर बात करेंगे तो दैट इज द फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड एक्सटेंशन। नेक को अपन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करके देखेंगे तो कुछ एंगल्स ये बनाती हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम पे। अगर एक्सटेंशन के टाइम पे 80-85 डिग्री का एंगल अगर बनता है दैट इज द इजी फॉर ईटी इंट्यूबेशन। और फ्लेक्शन के टाइम अगर 25 to 35 डिग्री का अगर एंगल बनता है जो कि इमेज में दिखाया गया है तो ये ईटी को डालने में सुविधाजनक होता है। फिर लास्ट अपन असेसमेंट करते हैं दैट इज द मूवमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसके मूवमेंट में, यानी बेसिकली जॉ के मूवमेंट में ये इस तरह का मूवमेंट, आगे ग्लाइड करना और साइड में ग्लाइड करना, और ओपन होने को अपन पहले ही इंटर इंसाइजर गैप में देख चुके हैं। तो आगे और पीछे स्लाइड या ग्लाइड करने के असेसमेंट में अपन इसको चेक करते हैं। अगर वो थायरो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो ठीक तरह से फंक्शन कर रहा है, यानी उसका रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट है, तो उस कंडीशन में ईटी को डालने में
आसानी होगी। तो ये सब कंडीशन होती हैं जो अपन इंट्यूबेशन यानी ईटी डालने से पहले चेक करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें पहले से ही पता रहता है कि इन कंडीशंस में ईटी डालना मुश्किल रहेगा, तो अपन डायरेक्ट टीटी को अप्रोच करते हैं। तो कौन सी वो कंडीशन है जिनमें ईटी डालना टफ होता है? तो फर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज द कंजेनाइटल एनोमेलीज, कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज जो आपको देखने को मिल सकती हैं डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को कुछ एनाटॉमिकल दिक्कत होती है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं मैक्रोग्लोसिया यानी जीभ का बहुत बड़ा साइज होना। तो मैक्रोग्लोसिया की कंडीशन में जो है वो ऑलरेडी वी नो दैट वी आर गोइंग टू फेस द डिफिकल्टी इन द इंट्यूबेशन ऑफ द ईटी ट्यूब। सेकंड वन अपन बात करते हैं कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन में, जैसे एपिग्लोटिस का इन्फेक्शन हो जाना यानी एपिग्लोटाइटिस। तो इस कंडीशन में भी इंफ्लेमेशन इन्फेक्शन की कंडीशन में भी थोड़ा टिपिकल रहेगा। और रेट्रोफेरेंजियल सॉरी दैट इज द रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। तो इस कंडीशन में भी दोनों ही कंडीशन में यानी एपिग्लोटाइटिस और रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस की कंडीशन में भी ईटी का इंट्यूबेशन डिफिकल्ट रहने वाला है। ओरल कैविटी में किसी भी टाइप के ट्यूमर की कंडीशन में भी और एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, इस कंडीशन में भी ईटी का इंट्यूबेशन टिपिकल रहने वाला है। कुछ और कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिस्फंक्शन जो कि अपन ने असेसमेंट में देखा था। ट्रोमा की कंडीशन जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्वाइकल और लैरिंजियल ट्रोमा की कंडीशन, और बर्न या स्कार, फेस पे अगर कोई बर्न है या स्कार है, तो इन सारी कंडीशन में वी ऑलरेडी नो दैट ईटी इंट्यूबेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो इनमें अपन प्री असेसमेंट करके भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन आते हैं प्रोसेस के ऊपर कि ईटी इंट्यूबेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किन किन इक्विपमेंट्स की बेड साइड जरूरत पड़ती है ईटी इंट्यूबेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो फर्स्ट अपन देखेंगे एक इक्विपमेंट दैट इज नॉन एज द लैरिंगोस्कोप, इसकी जरूरत पड़ती है। सेकंड अम्बू बैग। थर्ड इज ईटी ट्यूब की खुद की वेरियस साइज की ईटी आती है, कफ्ड नॉन कफ्ड ईटी आती है। कौन सी कब चूज करेंगे ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे। कौन कौन सी ड्रग अपन यूज करेंगे ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे। तो दो तरह की ड्रग्स यहाँ पे यूज देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट इज द मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स, और इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो होती है सक्सिनाइल कोलिन। तो ये ड्रग बेसिकली मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दी जाती है। मसल रिलैक्सेंट होने के बाद जो है वो ईटी का इंट्यूबेशन इजी हो जाता है। और सेकंड ड्रग देखने को मिलती है मिडाजोलाम। ये एक शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट है, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है या ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे। कुछ फॉरसेप्स जैसे मैगिल्स फॉरसेप का यूज करते हैं, पोगी कैथेटर और गाइड वायर, इनका भी अपन यूज करते हैं ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे। 1 to 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैरिंगोस्कोप के बारे में। इमेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। इसमें 4 टाइप की ब्लेड होती हैं और हर ब्लेड में अलग अलग टाइप की साइज होती है। वो अपन डिसाइड करेंगे पेशेंट का मलम पट्टी स्कोर और पेशेंट की ट्रेकिया की साइज और बेसिकली पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग। तो ये 4 तरह की ब्लेड होती हैं। फर्स्ट मैकिन्टोश टाइप की ब्लेड होती है और इसको अपन यूज करते हैं अडल्ट एज में ईटी इंट्यूबेशन के लिए। सेकंड होती है मिलर टाइप की और इसको अपन यूज करते हैं चिल्ड्रंस में ईटी इंट्यूबेशन के लिए। तो ये 2 टाइप की ब्लेड एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है और आपको इसी को याद रखना है। साइज की अगर बात करें तो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 इन साइज में अवेलेबल रहती हैं। 0 साइज की मैकिन्टोश आइदर मिलर ब्लेड जो यूज करते हैं वो करते हैं अपन न्यूबॉर्न में। फर्स्ट 1 नंबर की ब्लेड अपन इन्फेंट में, 2 नंबर की ब्लेड जो है चाइल्ड में, और 3 और 4 नंबर की जो मैकिन्टोश ब्लेड्स होती है लैरिंगोस्कोप की, ये यूज करते हैं अपन अडल्ट में ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे। सेकंड इक्विपमेंट जो यूज करते हैं दैट इज द अम्बू बैग। ये एक अडल्ट अम्बू बैग है और इसकी कैपेसिटी होती है 1200 सीसी। इसमें एयर आती है, इसका भी अपन यूज करते हैं ईटी इंट्यूबेशन के टाइम पे। थर्ड इसका अपन यूज करते हैं दैट इज द फॉरसेप, और इस फॉरसेप को अपन कहते हैं मैगिल्स फॉरसेप। इसका भी अपन यूज करते हैं कब, जब राइल्स ट्यूब कॉइल हो चुकी है उस कंडीशन में भी यूज करते हैं, और ईटी इंट्यूबेशन की कंडीशन में भी अपन मैगिल्स फॉरसेप का यूज करते हैं। अब फोर्थ जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं दैट इज द ईटी ट्यूब इटसेल्फ,
और ईटी ट्यूब कितने टाइप की होती है और कैसे ईटी ट्यूब की चॉइस करते हैं अपन हर पेशेंट में डालने के लिए। तो फर्स्ट टाइप की ईटी ट्यूब होती है दैट इज द रेड रबर ईटी ट्यूब। ये अब यूज से बाहर हो चुकी है, पहले यूज की जाती थी। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये ओनली फॉर 24 आवर, इसको 24 आवर के लिए ही यूज किया जाता है। और सेकेंड वन जो होता है ये नैरो होती है ट्यूब और इसमें हाई प्रेशर होता है। नैरो ट्यूब होती है इसलिए इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर वेंटिलेशन का होता है। तो रेड रबर ट्यूब बेसिकली 24 आवर तक ही यूज की जाती है और पूरी की पूरी ईटी ट्यूब 10 to 14 डेज तक यूज की जाती है। सेकेंड टाइप आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की ट्यूब्स बनी होती हैं। ये दो तरह की ट्यूब होती हैं, कफ्ड ट्यूब और नॉन कफ्ड ट्यूब। अब कफ नॉन कफ्ड क्या है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझना है कि कफ्ड ट्यूब को अपन यूज करते हैं अडल्ट्स के अंदर और नॉन कफ्ड को अपन यूज करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। तो ये दो तरह की ईटी ट्यूब होती है। ये ईटी ट्यूब का इमेज है और इस इमेज में से भी 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं अलग अलग टाइप के। सबसे पहला जो क्वेश्चन बना होता है वो अडेप्टर की साइज का, 15 का अडेप्टर का गॉस या अडेप्टर की साइज होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है मर्फीज आई के बारे में। तो मर्फीज आई क्या करती है, ये चौक से प्रिवेंट करते हैं, यानी ईटी ट्यूब के चौक होने से इसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक बलून होता है जो फूलता है जिसको अपन कफ कहते हैं और कफ ईटी जो होती है वो अडल्ट में यूज की जाती है। अब इस कफ को अपन इन्फ्लेट करते हैं इस पायलट बलून के थ्रू। ये जो पायलट बलून लगा हुआ है इसके थ्रू अपन इस कफ को इन्फ्लेट करते हैं। और इन्फ्लेशन किसका करेंगे, अपन डिस्टल वाटर का करेंगे या एयर का करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेट करते हैं वो एयर के थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर बलून लीक हुआ, अगर बलून रप्चर हुआ तो एयरवे में एयर ही जानी चाहिए। अगर इसको एनएस या डिस्टल वाटर से अपन फिल्ड कर देंगे तो इसके रप्चर या लीक होने की कंडीशन में लंग्स में वाटर या डिस्टल वाटर भर जाएगा जो कि पेशेंट को और हार्म करेगा। तो यहाँ एयर फिल करेंगे 5 ml सिरिंज से 5 to 10 ml एयर अपन इसमें पुश करते हैं, इसको इन्फ्लेट करते हैं और ये पायलट बलून जो है वो कफ्ड को फुलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो है यहाँ पे एक लाइन बनी हुई होती है ब्लू कलर की, जिसको अपन रेडियो ओपेक लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज द रेडियो ओपेक लाइन। ये रेडियो ओपेक लाइन क्या करती है, एक्सरे में इसके डिटेक्शन को काम आती है। यानी जब भी ईटी डालते हैं तो ईटी डालने के बाद उसकी पोजीशंस को चेक करने के लिए जो कंफर्मेटिव मेथड अपन यूज करते हैं वो एक्सरे है। और इस एक्सरे में जो ईटी का पार्ट जो विजुअल होता है या ईटी का विजुअलाइजेशन एक्सरे में किस तरह से होता है, तो इस रेडियो ओपेक लाइन के थ्रू अपन ईटी को विजुअलाइज करते हैं एक्सरे फिल्म के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये नोटिस में कम आता है तो आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है कि एडेप्टर 14 से 15 mm साइज का होता है। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइजेस ऑफ ईटी। कितने साइज की ईटी होती है, इसका क्वेश्चन हर साल आता है और फेमस क्वेश्चन है अडल्ट से कि अडल्ट मैन में और अडल्ट वुमेन में कितने साइज की ईटी काम में लेते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ईटी जो है वो न्यूबॉर्न के अंदर 2.5 से 4 mm, ये यूनिट जरूर याद रखना, mm इसकी मिलीमीटर की ईटी काम में लेते हैं। इन्फेंट के अंदर 4 से 4.5 mm, अडल्ट के अंदर 8 से 9.5 mm की, और मेन और वीमेन में मैंने अलग अलग साइज की बना रखी है। अब इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है कि ईटी की साइज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 साल से ऊपर, 1 साल से नीचे के न्यूबॉर्न या इन्फेंट के अंदर ये फॉर्मूला काम में नहीं लेते हैं। अब वो 1 ईयर ऑफ एज, अगर कोई भी 1 साल से बड़ा चाइल्ड है या अडल्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एज बटे 4 + 4। तो ये ईटी ट्यूब की साइज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अब नॉर्सेट आई थिंक 2020 में, नॉर्सेट 2020 में इसमें से एक क्वेश्चन बना था कि चाइल्ड की एज अगर 10 ईयर बिलो है तो क्या साइज की ईटी अपन वहां पे यूज करेंगे। तो दोनों ही पेस्ट कर देता हूं मैं। अगर चाइल्ड की एज जो है वो 10 साल से छोटी है तो अपन 5 to 7 mm की ईटी यूज करेंगे, और अगर चाइल्ड की एज जो है वो 10 ईयर से अबो है तो 7 to 8 mm की ईटी अपन यहाँ पे यूज करते हैं।
और ये क्वेश्चन नॉर्थ 2020 में पूछा गया है। चलिए साइज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज द प्रोसीजर। अब ईटी डालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, यानी किस तरह से ईटी खुद डलती है। अपन अभी तक चेक कर चुके हैं कि ईटी किस कंडीशन में डालनी है, फिर अपन ने असेसमेंट किया है कि किसी पेशेंट में ईटी डालना कितना आसान रहेगा, फिर अपन ने कौन से टाइप की ईटी लेनी है और कौन से साइज की ईटी लेनी है, ये सब अभी तक अपन डिसाइड कर चुके हैं। अब देखेंगे कि ईटी को डालते कैसे हैं। तो ईटी डालने के लिए बेसिकली फर्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उन पे अपन बात करेंगे। फर्स्ट ईयर फंडामेंटल के असाइनमेंट की तरह अपन 1 to 1 कोई ग्राफ बना के या कोई चार्ट बना के अपन पूरा प्रोसेस नहीं लिखने वाले हैं, हैंड वॉशिंग वगैरह। तो डायरेक्ट पॉइंट पे अपन आते हैं कि ईटी डालने के टाइम पोजीशंस क्या होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन या वाइल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें, वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ईटी डालने के टाइम कौन सी पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे अपन पोजीशन देंगे रोज पोजीशन। लेकिन एक बार नॉर्थ सेट में अलग नाम से क्वेश्चन आया था और इसी को ही कहते हैं स्निफ पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन। तो इस नाम से आए तो ये फर्स्ट चॉइस रहती है स्निफिंग पोजीशन। क्या होती है स्निफिंग पोजीशन, ये मैंने यहाँ पे इमेज को पेस्ट किया है। बेसिकली नेक के सपोर्ट में या बैक साइड में जो है पिलो रखते हैं और हाइपर एक्सटेंड करते हैं अपन नेक को। तो इस तरह की पोजीशन जो होती है वो रोज पोजीशन या स्निफिंग पोजीशन कहलाती है और ये पेशेंट को देते हैं। और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें कि ईटी डालने के बाद आफ्टर कौन सी पोजीशन देंगे, तो अपन पेशेंट को देंगे फॉलोअर्स पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन पेशेंट को देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की कंडीशन में अगर पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट देना है, यानी पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और कोई भी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है, तो सारी की सारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस में या सभी पेशेंट जिनमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है अपन फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशंस का यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, जब तक किसी तरह का अलग एक्सेप्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं दे रखा हो। फिर अपन बात करते हैं इंसर्शन की, कि इंसर्ट कैसे करते हैं। तो लैरिंगोस्कोप को अपन लेफ्ट हैंड में होल्ड करते हैं, होल्ड लैरिंगोस्कोप लेफ्ट हैंड। और डेप्थ अगर अपन बात करें कि कितना अंदर तक अपन ईटी ट्यूब को एडमिनिस्टर करते हैं, तो ईटी ट्यूब को अपन मिडवे ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के बीच में या 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव कैरिना, जो बाइफर्केशन पॉइंट होता है ट्रेकिया का, इसको अपन कैरिना बोलते हैं। तो इससे 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर अपन क्या रखने वाले हैं ट्रेकिया को, तो 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव कैरिना। तो यहां तक अपन क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिक्सेशन, ट्यूब डालने के बाद उसको किस तरह से फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए सबसे पहले अपन अगर कफ्ड हैं, तो इफ कफ्ड हैं तो अपन क्या करते हैं पायलट बलून के थ्रू कफ को इन्फ्लेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया आपको एयर इन्फ्लेट करेंगे 5 to 10 ml, 5 to 10 ml अपन एयर इन्फ्लेट करेंगे और फिक्स कहाँ करेंगे, नियर लिप कॉर्नर। तो लिप्स का वो कॉर्नर होता है इस साइड में, यहाँ ईटी ट्यूब को फिक्स करेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एयर इन्फ्लेट करना है बलून के अंदर, और एयर कितनी इन्फ्लेट करना है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अपन यहाँ एक इंपोर्टेंट कॉजन या इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं कि कफ शुड नॉट बी इन्फ्लेट मोर देन 20 mm ऑफ एफजी, यानी कफ प्रेशर नॉट मोर देन 20 mm ऑफ एचजी। तो कफ का प्रेशर जो है वो 20 mm ऑफ एचजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये फिर ट्रेकिया को रप्चर कर देगा, ट्रेकिया में फिस्टुला बनाने के चांसेस होंगे। अब एक वर्ड और लिखना है, वो मैं आपको पीआर यादव के अगर कभी क्वेश्चन करेंगे या एक दो जगह और लिपिन कोट मॉस्बी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एयर इन्फ्लेट करना या बलून के प्रेशर को 20 mm ऑफ एचजी मेंटेन करना विद द मिनिमम लीक टेक्निक। तो इस लाइन को भी मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ विथ मिनिमम लीक टेक्निक। तो मिनिमम लीक टेक्निक क्या है कि अगर आपने पेशेंट में
एयर फिल की, इन्फ्लेट किया कफ को, और 20 mm ऑफ एच आपने एयर फिल करी, और एयर धीरे धीरे लीक होते पता चला 2 घंटे बाद वो 5 mm ऑफ एच या 10 mm ऑफ एच रही, और कफ अगर डिफ्लेट हो गया वापस से, तो एस्पिरेशन के चांसेस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस, और ट्यूब के खुद के डिस्क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको मिनिमम लीक टेक्निक के थ्रू जो कफ का प्रेशर है वो 20 mm ऑफ एचजी से कम मेंटेन करना है। तो ये पॉइंट आते हैं फिक्सेशन में। फिर अपन हम बात करते हैं चेक द प्लेसमेंट। ट्यूब डलने और फिक्स करने के बाद अपन उसका प्लेसमेंट चेक करते हैं कि ट्यूब सही जगह पे है। तो इसके लिए टेक्निक ऑफ चॉइस अपन यूज करते हैं, दैट इज द एक्सरे। एक्सरे के थ्रू दैट इज द कंफर्मेटिव, और अस्कल्टेशन से भी अपन चेक कर सकते हैं। अस्कल्टेशन के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं अगर क्विक एक्सरे अवेलेबल नहीं है तो। फिर अपन बात करते हैं एसोसिएटेड रूटीन केयर। ईटी अपन डाल चुके हैं, साइज अपन ने चूज कर ली थी, पेशेंट को इंट्यूबेट करवा दिया है, ईटी को फिक्स कर दिया है। अब आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, और यहां से बनते हैं एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन। क्या क्या रूटीन केयर करने वाले हैं अपन अगर एक पेशेंट जो है वो ईटी के थ्रू वेंटिलेटर पे है। सबसे पहले अपन जो है वो माउथ गैग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट ईटी को बाइट नहीं करे, यानी अपने दांतों से ईटी को बाइट नहीं करे। इसके लिए अपन गुडेल एयरवे या फिर इसको बोलते हैं माउथ गैग जो है वो पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। सेकंड, ओरल केयर 24 आवर्ली। तो पेशेंट जो ईटी पे है उसका हर 4 घंटे में अपन ओरल केयर करेंगे। तो इस केयर में सॉल्यूशन कौन सा काम में लेंगे, तो इसमें 2.5% क्लोरहेक्सिडीन, ये सॉल्यूशन अपन काम में लेंगे। और पोजीशन कौन सी देंगे, तो इसमें भी एक ट्विस्ट है, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग पोजीशन देंगे। अगर पेशेंट जो ईटी के साथ है वो कॉन्शियस है, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें अपन जो पोजीशन देंगे वो देंगे फाउलर्स, और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें अपन कौन सी पोजीशन देंगे, हेड टिल्ट राइट साइड। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा और राइट साइड में उसके हेड को टिल्ट करेंगे, ताकि चांसेस ऑफ एस्पिरेशन को अपन क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉनिटर द कफ प्रेशर एवरी 8 आवर्ली। हर 8 घंटे में अपन जो है वो कफ का प्रेशर चेक करेंगे, यानी 24 आवर में 3 टाइम। और जैसा कि मैंने बताया इसको आप 20 mm ऑफ एचजी से अपन कम रखेंगे। अब इसको चेक किस तरह से करेंगे, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्सेट 2021 के अंदर, 21 या 20 आई एम नॉट श्योर, बट 2021 या 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज दिस डिवाइस। तो इसको अपन कहते हैं हैंड होल्ड, ये हाथों में पकड़ने वाली डिवाइस है, हैंड होल्ड एंड्रॉइड मैनोमीटर। तो ये हैंड होल्ड एर्नोइड मैनोमीटर है, यहाँ से ईटी के पायलट बलून को अटैच कर देते हैं, और ये कप होता है प्रेशर को कम या ज्यादा करने का। तो इसकी हेल्प से अपन हर 8 घंटे में पेशेंट के ईटी के कफ को प्रेशर को चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेंज द ईटी पोजीशन ओरल साइड 24 आवर्ली। अगर ईटी इस साइड लग रखी है तो 24 आवर बाद इस साइड कर देंगे, यानी हर डे ईटी की पोजीशन यानी लिप्स के कॉर्नर को बेसिकली अपन चेंज कर देंगे। और यहाँ भी एक क्वेश्चन बना है कि चेंज करते टाइम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो इसको अपन 2 HCP यानी 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रेजेंस में ही अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये आपको याद रखना है, विथ 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर, 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन में ही अपन क्या करेंगे, ईटी के लिप्स कॉर्नर या ईटी के साइड को चेंज करेंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंट चेंज द पेशेंट पोजीशन। अब अगर 80 इंट्यूबेटेड पेशेंट है तो ऑब्वियस है कि वो सेल्फ मोबिलाइज नहीं होगा, यानी बेड रिडन होगा। तो बेड रिडन के केस में बेड शोर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बेड शोर को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की पोजीशन को अपन फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे। ये हैंड होल्ड एंड्रॉइड मीटर है, देख लिया है। अब वेंटिलेटर पेशेंट जो कि ईटी के थ्रू अटेंड है, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ इंडिकेशंस होते हैं वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के साथ, कि अगर वेंटिलेटर में हाई प्रेशर अलार्म बन रहा है तो अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि आप कोई नल के थ्रू कोई पाइप चला रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है और अगर आपने यहाँ से पानी निकल रहा है,
अब यहाँ अगर आपने बीच में हाथ रख दिया है तो नल के थ्रू या पाइप में क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी पीछे से आने वाले पानी में अगर आगे आप ऑब्स्ट्रक्शन दे देते हैं, रोक देते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है हाई प्रेशर अलार्म में। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें वेंटिलेटर को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जब ईटी के आगे हवा नहीं जा रही हो, यानी ईटी में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में देखने को मिलेगा। और नर्सेस रोल क्या होता है, अगर हाई अलार्म लग रहा है तो नर्सेस का रोल होता है सक्शनिंग करना, पेशेंट को क्या करना, सक्शनिंग करना हाई प्रेशर अलार्म की कंडीशन में, यानी उसमें से म्यूकस या ईटी में ब्लॉकेज को रिमूव करना। अगर वेंटिलेटर लो प्रेशर अलार्म दे रहा है तो अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि लो प्रेशर अलार्म कब होगा, जब नल से पाइप निकल जाएगा तो पाइप में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है लो प्रेशर अलार्म में। और इसमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने को मिलती है इसके साथ, कि अगर लो प्रेशर अलार्म है तो सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि पाइप जो है वो नल से डिटैच हो गया, उस कंडीशन में पाइप के अंदर प्रेशर लो हो गया। तो अब सबसे पहले अपन चेक द कनेक्शन एंड ट्यूबिंग्स। तो अपन क्या चेक करेंगे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंडीशन ऑफ द लो प्रेशर अलार्म। फर्स्ट क्या करेंगे, चेक प्लेसमेंट, ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करेंगे एंड कनेक्शन, ट्यूब के प्लेसमेंट और कनेक्शन को चेक करेंगे। और फिर वेट नहीं करेंगे ट्यूब को वापस इंसर्ट करने का, एस्टेब्लिश करने का, क्योंकि पेशेंट जो है वो डेंजर सिचुएशन में आ जाएगा। लो प्रेशर अलार्म है, इसका मतलब ईटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। सिंपली अगर वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट हुआ है तो ईटी से जल्दी से कनेक्ट कर देंगे, अदरवाइज पेशेंट को अपन क्या देंगे, परफॉर्म मैनुअल वेंटिलेशन। और इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, आप अपने ट्यूबिंग और वेंटिलेटर के चक्कर में रह जाएंगे और पेशेंट जो है वो सल्ट न जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, मैनुअल रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करना चालू कर देना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डैमेज बाय द लैरिंगोस्कोप व्हाइल द ईटी ट्यूब इंसर्शन। यानी ईटी ट्यूब डालते टाइम जो अपन लेरिंगोस्कोप का यूज करते हैं उससे सबसे ज्यादा क्या स्ट्रक्चर डैमेज होती है, तो उससे सबसे ज्यादा डैमेज होती है, मोस्ट कॉमनली जो डैमेज होता है वो होता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो लेरिंगोस्कोप से डैमेज देखने को मिलती है। ये एपिग्लोटिस है, थायराइड कार्टिलेज है, ये जो है वो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है। तो ये मोस्ट कॉमनली डैमेज होता है, डैमेज विद लैरिंगोस्कोप। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैरिंगोस्कोप के यूज के साथ क्या मोस्ट कॉमन डैमेज, कौन सी स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलती है, तो आपको बताना है एरिटिनॉइड कार्टिलेज यहाँ पे मोस्ट कॉमनली लैरिंगोस्कोप के साथ डैमेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब, यानी ईटी ट्यूब को रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए पोस्ट रिमूवल। ईटी पेशेंट को लग गई है, आइदर पेशेंट जो है वो सेल्फ वेंटिलेशन अचीव कर लिया है, अपन ने पेशेंट से ईटी रिमूव कर ली है, और ईटी रिमूव करने के बाद पेशेंट में क्या क्या ईटी लगने के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है फर्स्ट जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है पेशेंट में, दैट इज द लेरेंजियल स्पाज्म। और स्पाज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है लैरिंग्स की मसल में, यानी पेशेंट में लैरिंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, फर्स्ट जो इसमें ये पूछा जाता है कि हाउ वी नो दैट लैरिंजियल स्पाज्म, आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट में लैरिंजियल स्पाज्म हुआ है। तो जो असेसमेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं लैरिंजियल स्पाज्म में या ईटी रिमूवल के बाद में, दैट इज द श्रीडर रेस्पिरेशन या श्रीडर साउंड। ये आपने जरूर सुना होगा, श्रीडर रेस्पिरेशन या साउंड देखने को मिलते हैं पेशेंट में ईटी रिमूवल के बाद, अगर पेशेंट में क्या हुआ है, लैरिंजियल स्पाज्म हुआ है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि अगर पेशेंट में ईटी रिमूवल के बाद श्रीडर साउंड या श्रीडर रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं तो नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो आपको दिमाग, कान, आंखें सब खोल के सुनना है
कि अगर किसी पेशेंट में ईटी को रिमूव करने के बाद स्ट्रीडर साउंड देखने को मिल रहा है तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, नो एक्शन नीडेड। हाँ, नो एक्शन नीडेड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईटी निकालने के बाद स्ट्रीडर रेस्पिरेशन आना नॉर्मल है और ये एक सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है, खुद से ठीक हो जाएगी। लेकिन चिंता कब करने की जरूरत है, फिर अपन कब चिंता करें या किस कंडीशन में अपन को अलर्ट मोड पे आना है? तो कंडीशन देखने को मिलती है अगर असेसमेंट फाइंडिंग ये देखने को मिले, क्या देखने को मिले? दैट इज द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर स्ट्रीडर की जगह हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिले तो यहाँ पे जो है वो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या बनती है? सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करना है टू टॉक लेस, यानी लेस टॉक, उसको बोलना कम है फॉर 2 वीक्स, 2 वीक के लिए आपको कम बोलना है और डीप रेस्पिरेशन एक्सरसाइज करनी है उसको। ये अगर कंडीशन देखने को मिलती है, यानी ईटी निकालने के बाद लेरिंजो स्पाज्म या लेरिंजियल स्पाज्म होना एक कॉमन थिंग है और ये हो गया है। इसका असेसमेंट अपन करेंगे स्ट्रीडर रेस्पिरेशन साउंड से और फिर इसके लिए कोई भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। लेकिन अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है ईटी रिमूवल के बाद तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है और इसके लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे लेस टॉक, आप बातें कम कीजिए और डीप रेस्पिरेशन टेक्निक का यूज कीजिए। और इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं? लेरेंजियल इरिटेशन भी देखने को मिलता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन भी कभी कभार देखने को मिलती है। व्हाट इज द वेप? वेप इज द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और ये कब देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली विथ लेस ऑफ प्रेशर। अगर कफ का प्रेशर अपन कम करते हैं या एडिक्वेट प्रेशर से कम यानी 20 mm ऑफ Hg से कम होता है, उस कंडीशन में वेप के होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक जिसमें अपन ने ईटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे डिस्कस किए हैं। अगर आप नॉर्सेट वाईफाई चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पहले के बहुत वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको हेल्प लें। और अगर आपको ओवरऑल कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।